आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। एक्चुअल में ये होता है, इससे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को डिस्कस कर रहे थे। काफी बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को ही फ्लूइड बोलते हैं, लेकिन वैसे वो चैप्टर अलग है। फ्लूइड में दो पोर्शन है, हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स में हम लोग लिक्विड के प्रेशर को, बायंसी को, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को, इन्हें हम डिस्कस करेंगे। बॉडी फ्लोट क्यों करती है, सिंक कब करती है, लिक्विड कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, पास्कल्स लॉ क्या होता है, ये सब। हाइड्रोडायनेमिक्स में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज थ्योरम और उसके एप्लीकेशन। बहुत बड़े चैप्टर नहीं है ये, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक्स के अंदर लिक्विड प्रेशर। हम लोग कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? लिक्विड प्रेशर। बच्चों, अगर हम किसी कंटेनर में लिक्विड को फिल करें तो लिक्विड उस कंटेनर के बॉटम पर और दोनों वॉल्स पर, सभी तरफ के वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करता है। एक्चुअल में ये जो प्रेशर होता है ये उस लिक्विड के वेट की वजह से ही होता है। बच्चों, अगर हम एक सॉलिड ऑब्जेक्ट लें, सॉलिड बॉडी को जब हम ग्राउंड पर रखते हैं किसी ब्लॉक को, तो ब्लॉक अपने वेट की वजह से सरफेस को नीचे पुश तो करता है, लेकिन अगर हम उस ब्लॉक को किसी कंटेनर में रख दें तो वो साइड में फोर्स नहीं लगाता। नहीं समझे आप? जैसे मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में एक ब्लॉक डाल दिया, सॉलिड ब्लॉक, ये पूरा ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक इस कंटेनर को नीचे तो पुश करेगा, लेकिन साइड में पुश ऐसे पुश नहीं करेगा। मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो होगा इधर का 0 होगा अगर ये सॉलिड है तो, क्योंकि सॉलिड बॉडी में इंटरमोलिकुलर फोर्स काफी स्ट्रांग होते हैं, तो वो इन्हें ऐसे फैलने ही नहीं देते, वो तो वेट की वजह से नीचे फोर्स लगा रहा है। लेकिन लिक्विड जो होता है वो लिक्विड फ्लो कर सकता है। लिक्विड की कोई शेप, डिफाइंड शेप नहीं होती, ये हमेशा फैलने की कोशिश करता है। इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स उसके कंपैरिजन में बहुत वीक होते हैं, इसलिए ये साइड वॉल पर भी फोर्स लगाता है। तो बच्चों, अगर हम किसी लिक्विड में नीचे जाएं तो ऊपर वाले लिक्विड का वेट बढ़ता जाएगा और प्रेशर भी बढ़ेगा। तो हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। अगर हम किसी लिक्विड में h डेप्थ नीचे चले जाएं तो प्रेशर में जो चेंज आता है वो रो जी एच आता है। कितना? रो लिक्विड की डेंसिटी है और h डेप्थ है। तो बच्चों, इसको हम इस तरह से समझेंगे कि जैसे मान लीजिए ये कोई लिक्विड है, लिक्विड सरफेस है, और हम लोग h नीचे चले गए। हम लोग एक सिलेंडर को इमेजिन करते हैं। ये कोई सॉलिड सिलेंडर नहीं है, बस एक बाउंड्री बनाई है समझाने के लिए, एक इमेजिनरी बाउंड्री क्रिएट की है उसी पानी में। बच्चों, इस पानी का जो सिलेंडर है ये इक्विलिब्रियम में है, हम जानते हैं। हम पानी के अंदर एक इमेजिनरी बाउंड्री बना दी तो एक सिलेंडर हो गया हमारे लिए। अब जानते हैं ये सिलेंडर ना तो नीचे जा रहा है, पानी अभी रेस्ट में है, तो इसका मतलब सिलेंडर ये पूरा इक्विलिब्रियम में है। अगर ये सिलेंडर इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इस पर एक फोर्स नीचे लग रहा है। कौन सा? प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर और फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और नीचे mg लग रहा है। तो बच्चों, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई फोर्स तो ऊपर लग रहा होगा ना। वो फोर्स है, यहां पर जो प्रेशर है लिक्विड का
उसकी वजह से जो फोर्स है। इसका मतलब ये साफ हो गया, नीचे का प्रेशर ऊपर के प्रेशर से ज्यादा होगा। भाई ये सिलेंडर नीचे वेट लगा रहा है ना, ये पूरा जो सिलेंडर है वो अपना वेट नीचे एक्सर्ट कर रहा है, तो नीचे वाला फोर्स बढ़ गया। बच्चों फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया। क्या हुआ? पीछे चल रहा है। तो बच्चों फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया। ये वाला फोर्स F ऊपर लगेगा, नीचे लगेगा F0 माइनस mg, नेट फोर्स 0। तो F माइनस F0 कितना होगा? mg। ये वाला फोर्स होगा प्रेशर इनटू एरिया। ऊपर से जो फोर्स लगेगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया इज इक्वल टू mg। तो बच्चों P माइनस पी नोट आ गया mg अपॉन ए। इस लिक्विड सिलेंडर का, पानी का जो इमेजिनरी पानी का जो सिलेंडर है उसका मास होगा डेंसिटी, इसका क्रॉस सेक्शन इंटू h। इसकी हाइट h मान लेते हैं ना, तो ए एच इंटू रो इंटू जी अपॉन ए कट गया। तो बच्चों P माइनस पी नोट आ गया रो जी एच। यह टोटल प्रेशर अगर हम बॉटम पर निकालें तो वो P नोट प्लस रो जी एच। बच्चों एक है ना P नोट प्लस रो जी एच, यहां पर टोटल प्रेशर कहलाता है। और एक होता है गेज प्रेशर। टोटल प्रेशर और गेज प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है? गेज प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा जो प्रेशर होता है उसको मेजर करता है, यानी कि उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम ऐड नहीं करते। क्योंकि अगर हम गेज मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जो प्रेशर मेजर करता है, उसे अगर हम हवा में यहां रखें तो 0 रीडिंग देगा ना, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक रीडिंग कभी नहीं देता। इसलिए अगर हम उसे नीचे ले जाएंगे तो यहां पर गेज प्रेशर सिर्फ रोजीएच कहलाता है और पी नोट प्लस रोजीएच टोटल प्रेशर कहलाता है। तो बच्चों लिक्विड प्रेशर के अंदर आप यही लिख लीजिए बस कि अगर हम किसी लिक्विड में नीचे जाएं तो प्रेशर इंक्रीज होता है और एच नीचे जाने पर रोजीएच प्रेशर इंक्रीज होता है।
अब लिखो पास्कल्स लॉ। बच्चों, अकॉर्डिंग टू पास्कल, लिक्विड में अगर हम किसी जगह प्रेशर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है पूरे लिक्विड में। ऐसा नहीं है कि आपने एक जगह प्रेशर बढ़ा दिया, जैसे मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा है, इसमें ये लिक्विड फिल कर दिया मैंने, तो हम जानते हैं प्रेशर नीचे जाने पर वेट की वजह से बढ़ता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर होता है लेकिन सेम होता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रेशर चेंज नहीं होगा लेकिन होगा। अब अगर मैं मान लो यहां पर कोई ब्लॉक रख दूं, ये ब्लॉक मान लीजिए फ्लोट कर रहा है, और मैं 3 पॉइंट कंसीडर करता हूं ए बी सी, तो बच्चों देखने में ऐसा लगेगा ना कि ब्लॉक को हमने ए के ऊपर रखा है, तो ए पर प्रेशर बढ़ना चाहिए और बी और सी पर पहले वाला प्रेशर होना चाहिए। पर अकॉर्डिंग टू पास्कल, जितना प्रेशर यहां बढ़ेगा उतना ही यहां बढ़ जाएगा और उतना ही यहां बढ़ जाएगा। मैं चेंज की बात कर रहा हूं। अगर इसको रखने से मान लो 100 पास्कल का प्रेशर बढ़ता है, तो 100 पास्कल का प्रेशर सिर्फ इस जगह नहीं, पूरे लिक्विड में यहां भी उतना इंक्रीज होगा, यहां भी इंक्रीज होगा। आप किसी भी लिक्विड में एक जगह प्रेशर को चेंज कर दीजिए, उतना प्रेशर वो सभी जगह चेंज हो जाएगा। दिस इज पास्कल्स लॉ। और बाकी हम बता ही चुके कि लिक्विड हमेशा ऐसे फ्लो करने की कोशिश करता है। लिक्विड में प्रेशर यहां है तो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए वो फ्लो करने की कोशिश करेगा, इसलिए साइड वॉल पर भी फोर्स लगाएगा। सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो इस मॉलिक्यूल्स को उधर, वहां पर प्रेशर तो होता है, ऊपर के वेट पड़ने की जगह वहां प्रेशर तो आ गया सॉलिड में, लेकिन वो उसको फ्लो होने नहीं दे रहा क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा है। लेकिन लिक्विड फ्लो करने की कोशिश करता है, इसलिए साइड वॉल पर भी फोर्स, मतलब एक्चुअली क्या लिक्विड का जो फोर्स होता है वो चारों तरफ लगता है, आप ये मानो। तो प्रेशर तो यहां पर है ना, अगर प्रेशर यहां है तो लिक्विड जो है वो इस, मान लो यहां पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लें, तो लिक्विड इधर भी फोर्स लगाएगा, इधर भी फोर्स लगाएगा, इधर भी फोर्स लगाएगा और इधर भी फोर्स लगाएगा, सब तरफ से फोर्स लगाएगा। अब अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो ऊपर वाले और नीचे वाले में फोर्स का डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर ये बड़ा ऑब्जेक्ट होता, अब मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूं, ये मान लो मैं, आपको बताते बताते ये मान लो बायोएंसी पर पहुंच गया। अगर ये सिलेंडर होता कोई सॉलिड वाला, अगर ये कोई सॉलिड सिलेंडर होता, ये पानी का सिलेंडर नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट पर इधर भी फोर्स लगेगा, इधर भी फोर्स लगेगा, इधर भी फोर्स लगेगा, क्योंकि लिक्विड के हर पॉइंट पर प्रेशर है और उस प्रेशर की वजह से वो हर ऑब्जेक्ट को पुश करेगा। इधर भी फोर्स लगाएगा, इधर भी लगाएगा। तो बच्चों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम है, इसलिए जितना फोर्स इधर लगेगा ऑब्जेक्ट पर उतना ही इधर लगेगा। लेकिन लिक्विड इसके ऊपर वाले सरफेस को नीचे पुश कर रहा है और लिक्विड इसके बॉटम को ऊपर पुश कर रहा है। ये दोनों फोर्स इक्वल नहीं है, ये दोनों फोर्स इक्वल नहीं है, इसलिए इस बॉडी पर भैया नीचे प्रेशर ज्यादा होता है, तो इस पर नेट फोर्स कहां लगेगा? ये बायोएंसी होता है। तो आर्किमिडीज ने इसी चीज को एक फार्मूला टाइप बना दिया, इसलिए हम उसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। वरना कोई अगर नई चीज होती तो लॉ होता ना, वो कोई नई चीज नहीं है,
वो फॉर्मूला तो हम डिराइव कर रहे हैं। बॉयंसी वी रो जी कहां से आता है? वो इन दोनों फोर्स को आप डिफरेंस निकाल लो, वो बॉयंसी आएगा, वी रो जी में कन्वर्ट हो जाएगा आराम से। तो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, उसमें हर जगह जो प्रेशर होता है उसकी वजह से वो हर जो भी ऑब्जेक्ट उसके कांटेक्ट में आएगा उसे पुश करेगा। तो साइड वॉल आई तो साइड वॉल को पुश कर दी, क्योंकि प्रेशर वहां भी है, प्रेशर वहां भी है, और अगर ऊपर सरफेस होगा तो उसको भी पुश करेगा। नहीं समझे? जैसे ये सब कॉपी तो हो गया ना। हम एक ऐसा कंटेनर लेते हैं, देखो ऐसा, इसमें पूरा लिक्विड भर देते हैं, यहां तक लिक्विड भर दिया। अब लिक्विड के हर पॉइंट पर एक प्रेशर होता है। प्रेशर यहां भी होगा तो ये साइड वॉल को भी पुश करेगा, नीचे भी पुश करेगा। फ्लूइड है ना, फ्लूइड है तो ये फ्लो करने की कोशिश करेगा, ये तो फैलने की कोशिश करेगा। ये इधर वाली वॉल पर भी फोर्स लगाएगा और ये इस पर भी फोर्स लगाएगा। फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है वो हर डायरेक्शन में सॉलिड ऑब्जेक्ट को पुश करेगा। इसलिए मैंने पानी को थोड़ा सा ऊपर लिया है ताकि यहां पर भी कुछ ना कुछ प्रेशर, ये जितना ये हाइट है इतना प्रेशर तो यहां रोज ही है, चाहिए जाएगा ना, तो उस प्रेशर की वजह से ये ऊपर वाली वॉल को भी पुश करेगा। लिक्विड एक्सर्ट्स फोर्स ड्यू टू इट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। उसमें साइड वॉल भी आ गई। क्लियर है? तो पास्कल्स लॉ को वर्ड्स में लिख लेते हैं, बस एक ही लाइन लिखनी है, बाकी जो मैंने समझा दिया वो अलग है। ये बायंसी को तो हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। लिखो, when pressure is changed at any point inside the liquid, when pressure is changed at any point inside the liquid, then this change is equally transmitted throughout the liquid. This change is equally transmitted throughout the liquid. ये डायग्राम बनाकर बता सकते हैं कि अगर हम ब्लॉक यहां रख रहे हैं, सॉलिड ब्लॉक है, तो बच्चों इस ब्लॉक का वजन तो नीचे पड़ेगा, यहां पर प्रेशर इंक्रीज होगा, लेकिन जितना यहां इंक्रीज होगा उतना ही बी और सी पर इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए तीनों प्रेशर ये सेम रहेंगे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में। दिस इज पास्कल्स लॉ। देखो एक चीज और डिस्कस करते हैं। बच्चों एक कंटेनर मैंने ये बनाया, इसके बॉटम का एरिया ए है और एच हाइट तक पानी भर दिया, और दूसरा कंटेनर मैंने ये बनाया ऐसे, इसका बॉटम का एरिया भी ए है और इसमें भी पानी मैंने उतनी ही हाइट तक भरा। दोनों ए हैं और दोनों एच है। अगर हम ये बोलते हैं कि जो बॉटम पर फोर्स लगेगा, अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर छोड़ दीजिए, फोर्स ड्यू टू लिक्विड बात कर रहा हूं मैं, वो इसके वेट की वजह से लगेगा, तो फिर दूसरे कंटेनर में पानी ज्यादा है, तो टोटल फोर्स ऑन द bottom of this container should be more than in second case.
लेकिन एक्चुअली में दोनों में, क्योंकि अगर हम प्रेशर की बात करें, फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया, दोनों में हाइट सेम है और प्रेशर हमने अभी अभी देखा ρgh होता है, तो बॉटम पर जो टोटल फोर्स लगेगा वो होगा ρgh इंटू ए। इसमें h और a सेम है, इसमें h और a सेम है, इसलिए फोर्स भी सेम आएगा। लेकिन हम कहें F = mg होता है, उसकी वजह से फोर्स शुड बी डिफरेंट, तो फिर आंसर अलग आता है। बताइए क्या रीजन है? क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है, भाई हम कहते हैं ना कि इसका जो वेट है वो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो रहा है, तो बेटा बॉटम पर तो फोर्स सेम होगा, बाकी जो यहां का ये पानी है एक्स्ट्रा लिक्विड, वो ये साइड वॉल पर भी ऐसे फोर्स लगाएगा, तो साइड वॉल्स का जो नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो इस एक्स्ट्रा पानी के वेट को बैलेंस कर देगा। इसलिए अल्टीमेट जो बॉटम है उस पर उतना ही फोर्स लगेगा जितना पहले केस में लग रहा था। ऐसा नहीं है कि ये वाले साइड वॉल्स लिक्विड पर फोर्स नहीं लगा रहे, ये वाले साइड वॉल्स लिक्विड पर फोर्स लगा रहे हैं, इसका नॉर्मल इधर लगेगा और इसका नॉर्मल इधर लगेगा, लेकिन उनका वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, इसलिए उनको किसी लिक्विड के वेट को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम एक तीसरा केस कंसीडर करें, अगर हम एक कंटेनर ऐसा लें जिसके बॉटम का एरिया A है और इसमें भी सेम हाइट तक पानी भर दें, तो बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन इसके बॉटम पर प्रेशर ρgh होगा और एरिया A होगा, तो इसके बॉटम पर भी फोर्स सेम लगेगा। लेकिन अगर हम F = mg की बात करें तो यहां तो mg उतना है ही नहीं जितना इसमें था, तो यहां पर टोटल फोर्स इक्वल क्यों आ रहा है? अगेन नॉर्मल रिएक्शन, या फिर वही बात पता लग रही है, लिक्विड इस वॉल को इधर प्रेस कर रहा है, पुश कर रहा है, तो नॉर्मल नीचे लगेगा और नॉर्मल का वर्टिकल कंपोनेंट जो नीचे आएगा वो उतने ही फोर्स को बैलेंस कर देगा जितना mg की वजह से कम आ रहा था। अल्टीमेट तीनों के बॉटम पर टोटल फोर्स सेम आएगा। तो बच्चों यहां भी मैंने एक वो डायग्राम बनाया था ना जिसमें ऊपर वाले सरफेस पर कंटेनर की सीलिंग पर भी फोर्स लगा रहा था, तो उसका नॉर्मल भी नीचे लगेगा, वो नॉर्मल भी उसके mg में ऐड होगा। अगर आप हमेशा mg से करना चाह रहे हैं तो या तो mg से कीजिए ही मत फोर्स को कैलकुलेट, प्रेशर इंटू एरिया से कीजिए, और अगर mg से फोर्स को कैलकुलेट करते हैं तो याद रखना बाकी वॉल्स का जो नॉर्मल लगेगा उसके वर्टिकल कंपोनेंट्स को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। या उस कंडीशन में हम आपसे ये पूछ सकते हैं उस क्वेश्चन में कि उसका नॉर्मल कितना है, वो क्वेश्चन मैं अभी बना दूंगा, अगर आप इसको कॉपी करना चाहें तो कर लो। देखिए अगर हम एक ऐसा कंटेनर बना लें इसमें यहां तक लिक्विड फिल कर दिया बेटा,
इस हाइट को कैपिटल H मान लो और इस वाली हाइट को स्मॉल h। बॉटम का एरिया कैपिटल A और इसका एरिया स्मॉल a। तो मेरा क्वेश्चन है, मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया, लिक्विड ऊपर वाली जो वॉल की कंटेनर की वॉल है, वॉल नहीं बोलते, सीलिंग है, उसे पुश करेगा। तो ये सीलिंग इसे नीचे पुश करेगी। हमें सिर्फ वो फोर्स निकालना है, कैलकुलेट करना है जो लिक्विड और सीलिंग के बीच में लग रहा है। तो कैसे निकालेंगे सोचो। डेंसिटी रो मान लो, बाकी मैंने डाटा दे ही दिया आपको, डेंसिटी और अज्यूम कर लो रो। करो, कैलकुलेट करो। मुझे भी लिक्विड और कंटेनर की सीलिंग के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है, कांटेक्ट फोर्स है, वो निकालना है बस। हाँ बेटा देखो, अगर हमें ये वाला फोर्स निकालना है, पूरा लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, मूव तो कहीं कर ही नहीं रहा, तो बॉटम इस पर अलग से फोर्स लगाएगा ऊपर, ठीक है। हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कहीं भी कंसीडर नहीं कर रहे, उसे छोड़ दो। तो बच्चों इस पूरे लिक्विड का वेट इन दोनों फोर्स के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। mg शुड बी, इसे हम F1 मान लें, इसे हम F2 मान लें, तो F1 ऊपर लगेगा, F2 नीचे लगेगा। तो ऐसा बोल लीजिए भाई, साइड वाला फोर्स तो कैंसिल हो जाएगा ना, हॉरिजॉन्टल। F2 ये वाला फोर्स है, नीचे लगेगा, mg नीचे लगेगा, और F1 ऊपर। बच्चों mg कितना होगा? टोटल वॉल्यूम कैपिटल A कैपिटल H, कैपिटल A कैपिटल H प्लस स्मॉल a स्मॉल h इंटू रो इंटू जी। F1 ये वाला फोर्स है, F2 ये वाला। F1 कितना आएगा भाई? टोटल प्रेशर, यहां तो फिर प्रेशर से लेना पड़ेगा ना आपको। बॉटम पर प्रेशर कितना है? रो जी एच प्लस एच, रो जी एच प्लस एच, दिस इज द टोटल प्रेशर एट बॉटम इंटू कैपिटल ए, प्रेशर इंटू एरिया, ये बन गया फोर्स, माइनस F2, ठीक है। F2 तो निकालना है ना मुझे। हम लोग बहुत लंबे मेथड से लेंगे, इसकी जरूरत ही नहीं थी। अभी बताता हूं। कुछ कट रहा है क्या?
रो नहीं रो जी अभी नहीं कट रहा बेटा, मुझे F2 निकालना है। F2 निकालना है तो रो जी कैपिटल एच ए, रो जी कैपिटल एच ए कट गया, रो जी स्मॉल एच इंटू ए माइनस रो जी स्मॉल ए स्मॉल एच, करेक्ट। रो जी स्मॉल एच कॉमन ए माइनस ए। अब आपको गौर से देखो, हमने कुछ पागलपन नहीं किया, लेकिन हमारा आंसर टैली हो जाएगा। बच्चों हम लोग यहां पर प्रेशर भी तो निकाल सकते थे, रो जी स्मॉल एच। अकॉर्डिंग टू पास्कल सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में सेम प्रेशर होता है, और यहां पर जो प्रेशर है उसको ये वाला एरिया से मल्टीप्लाई कर, टोटल एरिया में से ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो सीलिंग का एरिया आ जाएगा, ए माइनस ए एरिया, और रो जी स्मॉल एच यहां पर प्रेशर, तो वो फोर्स तो हम सीधा ही निकाल सकते थे। ठीक है ना। तो बच्चों लिक्विड और सीलिंग के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है या जो कॉन्टैक्ट फोर्स है उसकी वैल्यू आएगी रो जी स्मॉल एच इंटू कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए। और उसको इस तरीके से करने की जरूरत नहीं थी, सीधे प्रेशर इंटू एरिया से निकाल सकते थे। बच्चों एक कंटेनर है हमारे पास, उसका बेस जो है, बेस बॉटम, वो L बाई L है। साइड जो है उसकी स्क्वायर बेस है, स्क्वायर बेस है, उसकी साइड L है, और ऊपर कंटेनर काफी बड़ा है, लेकिन मैंने स्मॉल h हाइट तक पानी भर दिया। तो हम लोग बहुत देर से डिस्कस कर रहे हैं कि लिक्विड जो है वो साइड वॉल पर भी फोर्स लगाता है। आपको इन चारों वॉल्स में से किसी एक वॉल पर फोर्स कैलकुलेट करना है, और इसके लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि साइड वॉल पर जब टोटल फोर्स निकालोगे तो सीधे प्रेशर इनटू एरिया नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे जाने पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर यूनिफॉर्म नहीं है, तो आप सीधे एरिया से मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। इसलिए छोटा सा इंटीग्रेशन है, बहुत छोटा है। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए। वी हैव ए कंटेनर हैविंग स्क्वायर बेस ऑफ साइड L. Container is filled with water up to height h. Calculate force due to water on any one wall of the container. देखिए बेटा, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो पानी h हाइट तक भरा है, और ये बॉटम इसका जो है वो साइड L है। अगर इधर L है तो अंदर भी। बच्चों हमें ना ऊपर से, इधर देखो, ऊपर से y डिस्टेंस पर एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं जिसकी विड्थ dy है। ये ऐसे dy है, और अंदर कितना है L। तो ये जो स्ट्रिप बनेगी, स्ट्रिप, इसका एरिया होगा L dy। बच्चों इस स्ट्रिप पर जो फोर्स लगेगा dF, स्मॉल फोर्स होगा प्रेशर इंटू एरिया। एरिया भी हमने कितना निकाला, L dy। और बच्चा ऊपर से नीचे y आ गए तो प्रेशर कितना होगा, रो जी वाई। बस मैंने कहा ना, रो जी L y dy। ऊपर से नीचे आएंगे तो लिमिट क्या आएगी, 0 से h। हो गया। टोटल फोर्स आएगा रो जी L, y का इंटीग्रेशन 0 से h स्क्वायर बाय 2 आएगा, रो जी L इंटू h स्क्वायर बाय 2। बहुत छोटा सा डेरिवेशन था।
तो साइड वॉल पर, एक साइड वॉल पर इतना फोर्स लगेगा, तो चारों साइड वॉल पर अलग अलग डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सब कैंसिल हो जाते हैं। बच्चों ये पास्कल्स लॉ अभी हमने जो डिस्कस किया है ना, इस पर एक एप्लीकेशन है इसका, हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये पहले पुराने टाइम में वर्कशॉप में काम में लिया जाता था। आजकल तो भैया पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गए हैं। बच्चों इसमें क्या होता था, एक बहुत बड़ा टैंक होता था वाटर का, ये वाला, इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो कैपिटल ए मान लो, और ये एक छोटा नैरो टैंक होता था स्मॉल ए एरिया का, ऐसे आपस में कनेक्टेड होते थे। एक नैरो टैंक नीचे से कनेक्टेड है और एक लार्ज टैंक। तो जैसे यहां पर एक पिस्टन लगा दिया और एक यहां पर पिस्टन लगा दिया, पानी भर दिया, यहां पर कोई हैवी ऑब्जेक्ट, जैसे कार, वर्कशॉप की बात कर रहा हूं तो व्हीकल की बात करूंगा, तो यहां पर एक हैवी ऑब्जेक्ट रख दिया कैपिटल एम मास का, तो ये कार वगैरह कुछ भी मान लो कैपिटल एम है, और यहां हमने एक फोर्स अप्लाई किया एफ। बच्चों हम जानते हैं जितना प्रेशर यहां होगा उतना प्रेशर यहां होगा, तो यहां का जो प्रेशर होगा वो होगा फोर्स अपॉन एरिया, और वहां होगा कैपिटल एम जी अपॉन ए। तो स्मॉल फोर्स हो गया एम जी स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए। मान लो कैपिटल एम 1000 kg है, तो कैपिटल एम जी 10,000 हो गया न्यूटन, और स्मॉल ए 1 मीटर स्क्वायर मान लो, और कैपिटल ए आप मान लो 100 मीटर स्क्वायर, बहुत बड़ा टैंक होता है। तो ये 1 मीटर स्क्वायर और ये अगर 100 मीटर स्क्वायर है तो इसका रेशो 1/100 आ गया। 10,000 में 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 100 न्यूटन। तो बच्चों अगर मैं यहां 100 न्यूटन लगाऊं, इसको नीचे लाऊं तो ये ऊपर जाएगा। तो 10,000 न्यूटन को उठाने के लिए मुझे सिर्फ 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ा। तो बच्चों हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने का ये एक मेथड है, इसे हम हाइड्रोलिक लिफ्ट कहते हैं। तो चूंकि यहां पर स्मॉल ए कैपिटल ए से बहुत छोटा है, इसलिए फोर्स एफ कैपिटल एम जी से बहुत छोटा होगा। बच्चों आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही? ऐसा लग रहा है कि यार ये तो एक जादू हो गया, 10,000 न्यूटन को उठाने के लिए 100 न्यूटन लगाना पड़ा, या ये बोलो 1000 किलो को उठाने के लिए केवल 10 किलो रखना पड़ेगा। इसमें कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम नजर आ रही होगी आपको जिससे अपन ये कह सके सर इसमें ये भी तो एक दिक्कत आती है। वो क्या है? बच्चों मैंने इनका रेशो 100 लिया है ना, तो ये भी ध्यान रखना, उसको सिर्फ 1 सेंटीमीटर ऊपर उठाने के लिए इसको नीचे कितना लाना पड़ेगा पता है? 1 मीटर। अरे क्रॉस सेक्शन वॉल्यूम तो इक्वल है, जितना वॉल्यूम पानी का यहां कम होगा उतना वॉल्यूम तो पानी का यहां उठेगा। तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 100 गुना है, तो उसकी हाइट 100 गुना कम होगी इसकी डिस्प्लेसमेंट्स के कंपैरिजन में। उल्टा बोलो, अगर इसको 1 मीटर नीचे लाऊंगा तो वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर ऊपर उठेगा। ये प्रॉब्लम है, यानी कि हमें उसे 1 मीटर ऊपर उठाना है तो इसे 100 मीटर नीचे ले जाना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो लिफ्ट बहुत
कम होता है। अल्टीमेट आप ये मत सोचो कि एनर्जी क्रिएट हो गई, एनर्जी क्रिएट नहीं हुई। जितना वर्क डन आपने इसको नीचे ले जाने में किया, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ेगी। यानी कि उसको जरा सा उठाने के लिए आपको बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, अल्टीमेट वर्क उतना ही करना पड़ेगा। अगर दोनों का एरिया बराबर होता तो उसको 1 सेंटीमीटर उठाने के लिए उसको 1 सेंटीमीटर नीचे लाना पड़ता, उस समय फोर्स बहुत ज्यादा होता लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम होता, अल्टीमेट वर्क डन सेम आता। इसलिए कोई जादू नहीं हुआ है। चलो इसे लिख लो। अब एक और चीज आपको पढ़ाते हैं बच्चों। हमने ये आपको बता दिया कि अगर कोई लिक्विड रेस्ट में है, कंटेनर में भरा है और रेस्ट में है, तो उसके हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रेशर सेम होता है। अब इसमें नई चीज, मान लीजिए एक क्लोज कंटेनर है, एकदम क्लोज मैं किसी वजह से ले रहा हूं ताकि शेप में चेंज आप ना देखें। इसमें हमने पानी भर दिया सब बच्चों, पानी भर दिया तो हम बोलते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर तो प्रेशर इंक्रीज होता है, पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रेशर सेम रहता है। लेकिन तब जब तक ये कंटेनर रेस्ट में है बच्चों, अगर मैं इस कंटेनर को हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करवा दूं तो जैसे प्रेशर नीचे जाने पर इसलिए बढ़ता है क्योंकि mg होता है, उसी तरह पीछे जाने पर प्रेशर बढ़ेगा और आप कह लीजिए ड्यू टू सूडो फोर्स। अच्छा रहेगा समझने के लिए, ड्यू टू सूडो फोर्स। मैं बिना सूडो को भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, फिजिकल्स टू एम ही तो लगाना है। तो बच्चों अगर मैं इस कंटेनर को हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेट कराता हूं इधर, तो कंटेनर की पीछे वाली वॉल पर सूडो फोर्स लगेगा, तो हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा। तो बच्चों जैसे ऊपर से नीचे आने पर प्रेशर इंक्रीज होता है रो जी मतलब एक्सेलरेशन इनटू एच, ऐसे ही आगे से पीछे जाने पर, एक्सेलरेशन के अपोजिट जाने पर प्रेशर इंक्रीज होगा रो ए और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्स। इसको एक्स लिख देते हैं। तो बच्चों अगर हम यहां पर 2 पॉइंट लें, एक ये एक ये, यहां प्रेशर P1 है और यहां प्रेशर P2 है और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है, देन वी कैन से P2 माइनस P1 रो ए x आएगा। बच्चों आप इजीली इसे डिराइव कर सकते हैं। यू जस्ट कंसीडर ए सिलेंडर, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, उस सिलेंडर पर इधर फोर्स लगेगा P2A, पीछे लगेगा P1A, P2A माइनस P1A इज इक्वल टू MA, और मास को जैसी डेंसिटी और क्रॉस सेक्शन और x से लिखोगे वो तुरंत कट पिट कर A कट जाएगा, ये आ जाएगा, 2 लाइन का डेरिवेशन है। तो अगर हम किसी कंटेनर को हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेट करवा रहे हैं तो उस कंडीशन में बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, जो होता है रो ए एक्स।
बच्चा इस पर एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन हमने बहुत टाइम पहले एनएलएम में डिस्कस किया है, वहां उसको एक्सप्लेन मैंने न्यूटन्स लॉ से किया था, यहां हम उसे एक्सप्लेन फ्लूइड से ही करेंगे। एक कंटेनर में अगर मैं पानी भर दूं और कंटेनर को मैं हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेट करवा दूं तो बच्चों पानी का लेवल सरफेस इंक्लाइंड हो जाता है। हमें ये एंगल निकालना है, थीटा कितना होगा, और कुछ नहीं दिया ए के अलावा, और आंसर भी मैं बता देता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू a/g आएगा। लेकिन इसे फ्लूइड से हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो, वहां पर हम लोगों ने एनएलएम से किया था नॉर्मल रिएक्शन से। सोचिए, देखो बेटा, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर मैं इसे H मान लूं तो ऊपर से नीचे आने पर यहां पर प्रेशर हो जाएगा P0 प्लस ρgh। अगर मैं इसे X मान लूं
तो यहां से यहां जाने पर प्रेशर इंक्रीज होगा पीछे जाने पर, क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रहा है। पी नॉट प्लस रो ए एक्स। ओबियसली ये पॉइंट कॉमन पॉइंट है, जितना ऊपर से नीचे आने पर बढ़ा उतना यहां, यानी कि ऊपर से नीचे आने पर बढ़ा पी नॉट प्लस रो जी एच, और आगे से पीछे जाने पर बढ़ा पी नॉट प्लस रो ए एक्स। इक्वल होना चाहिए। तो एच बाई एक्स ए बाई जी आ गया, और एच बाई एक्स इज टेन थीटा। तो बच्चों हम दूसरे मेथड से भले ही इसे जानते हो, लेकिन यहां पर हमें इसे फ्लूइड से सॉल्व करना था। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम एक यू ट्यूब लें, यू ट्यूब में अगर हम पानी भर दें तो इसकी दोनों वर्टिकल कॉलम जो है उनमें हाइट सेम आएगी पानी की। लेकिन अगर उसके बाद अगर हम इसे ए एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टल चला दें तो बच्चों पीछे वाले कॉलम की हाइट बढ़ जाएगी और आगे वाले कॉलम की हाइट कम हो जाएगी। आपको ये डेल्टा एच निकालना है या एच निकालना है। अगर ये डिस्टेंस या इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ एल हो तो आप इनके दोनों कॉलम की जो क्रॉस सेक्शन है उसको नेग्लिजिबल मान लेना। एच कैलकुलेट करना है आपको।
इसमें भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। देखो यहां एक पॉइंट ले लो, यहां दूसरा पॉइंट ले लो प्लीज बेटा। ये हाइट h1 ले लो और ये टोटल हाइट h2। हम जानते हैं ये प्रेशर P2 होगा, ये प्रेशर P1 होगा, तो P2 माइनस P1 होगा रो ए एल। रो ए एल बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पीछे जाने पर प्रेशर इंक्रीज होगा बिकॉज लिक्विड इज एक्सेलरेटिंग। अब ऊपर से नीचे आओ, यहां पर P नॉट है, नीचे आने पर बढ़ेगा रो जी एच। P नॉट प्लस रो जी एच टू माइनस ऊपर P नॉट है और नीचे आने पर बढ़ेगा रो जी एच वन, तो यहां पर प्रेशर होगा P नॉट प्लस रो जी एच वन इज इक्वल टू रो ए एल। P नॉट कट गया, रो कट गया, H2 माइनस H1 आएगा ए एल बाय जी, ए बाय जी इंटू एल। सही लिखा है ना? और बेटा H2 माइनस H1 ही तो H है। ये आपने बहुत किया होगा एक्सपेरिमेंट बच्चों। अगर हम किसी कंटेनर में, एक कंटेनर में लिक्विड भरा है, उसे अगर हम ऐसे हाथ से घुमा दें या कंटेनर को घुमा दें तो बीच में गड्ढा बन जाता है, लिक्विड बाहर जाने की कोशिश करता है। अगर हम उस गड्ढे का क्रॉस सेक्शन देखें तो पैराबोलिक होता है बेटा, एग्जैक्ट, हेमिस्फेरिकल नहीं बनता, ये शेप पैराबोलिक बनती है। अगर लिक्विड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो हमें इस पैराबोला का इक्वेशन निकालना है और ये प्रूव भी करना है कि ये पैराबोला। इक्वेशन निकल आएगा तो प्रूव ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैं करके बता रहा हूं बच्चों। अगर हम सुने, किसी भी ग्राफ का इक्वेशन निकालना हो, किसी भी कर्व का इक्वेशन निकालना हो, तो उस कर्व पर कोई पॉइंट हम एक्स और वाई एज्यूम करके एक्स और वाई में रिलेशन निकालने की कोशिश करते, वही काम यहां करेंगे। हम मान लेते इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई है और ये ओरिजिन है, तो बच्चों ये वाई होगा और ये एक्स होगा। अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंसीडर कर लें तो बाहर जाने पर प्रेशर इंक्रीज होगा। भाई यहां पर कितना प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक, तो यहां पर इंक्रीज होगा। इसी तरह यहां P नॉट है और नीचे आने पर इंक्रीज होगा, यानी कि जितना ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज हुआ है इतना यहां से इधर जाने पर इंक्रीज होगा। अगर इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो जो ऊपर से नीचे आना तो इजी है। यहां पर P नॉट है और ये y है, x, y है ना ये कोऑर्डिनेट, तो ये y होगा तो रो P नॉट प्लस रो जी वाई। लेकिन यहां से यहां आना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो होता है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, वो ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है और एक्स इंक्रीज हो रहा है। इधर जाने पर एक्स इंक्रीज हो रहा है, तो बच्चों हम सीधे रो ए एल नहीं लगा सकते। कोई बात नहीं बेटा, बहुत छोटा सा इंटीग्रेशन है, आप एक बार यहां ध्यान दीजिए। एक मिनट, मैं मान लेता हूं एक्स डिस्टेंस पर कोई छोटा सा एलिमेंट है dx, मैं बोल देता हूं ना, लिखने की क्या जरूरत है। एक्स डिस्टेंस पर dx एलिमेंट है, उस dx एलिमेंट के दोनों एंड्स पर प्रेशर डिफरेंस कितना होगा बेटा? एक बहुत स्मॉल एलिमेंट के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस होगा रो ए एल। रो ए एक्सेलरेशन कितना होता है?
ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू उसकी लेंथ कितनी है dx। अगर हम टोटल चेंज इन प्रेशर देखें तो रो ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, x को इंटीग्रेट करेंगे 0 से x, तो रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। और हम जानते जितना प्रेशर डिफरेंस ये होना चाहिए उतना ही ये होना चाहिए, तो डेल्टा पी को मैं लिख दूं रो जी वाई, ऊपर से नीचे आने पर y इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2। बेटा रो तो कट गया, y आ गया ओमेगा स्क्वायर बाय 2g इंटू, बच्चों ये पैराबोला का इक्वेशन आ गया और ये प्रूव भी हो गया कि इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो एक पैराबोले होगा। और इसमें यह भी शो हो रहा है, हम पानी को जितना तेज घुमाएंगे ओमेगा जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो सेम वैल्यू ऑफ एक्स के लिए वाई ज्यादा होगा, यानी कि पानी और ऊपर जाएगा। समझ गए ना, पानी और ऊपर जाएगा, गड्ढा बढ़ता जाएगा, गड्ढा गहरा होता जाएगा। बच्चों एक U-ट्यूब है, इसमें दो इमिसिबल लिक्विड है जिनकी डेंसिटी डिफरेंट है। जैसे मैंने एक लिक्विड यहां फिल किया, मान लो इसकी डेंसिटी रो है। मर्क्यूरी की डेंसिटी जानते हैं बच्चों? इस चैप्टर के शुरुआत में मैंने प्रेशर की यूनिट्स वगैरह को डिस्कस नहीं किया और ये भी नहीं बताया कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। वो सब हम स्ट्रेस में, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने सीधे ही स्टार्ट कर दिया, वरना ये फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। तो बच्चों मर्क्यूरी की डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आपको पता होगा ना। और वाटर की होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो मरकरी और पानी की डेंसिटी में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं कोई दूसरे लिक्विड ले लेता हूं। इसकी डेंसिटी है 2 रो। मैंने इसके ऊपर एक दूसरा लिक्विड डाला तो वो इस लिक्विड को थोड़ा सा नीचे पुश करेगा, तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, इसमें थोड़ा ऊपर चला जाएगा। फाइनल सिचुएशन ये है, ये यहां पर है, ये यहां पर है और ये थोड़ा बीच में है। ठीक है बच्चों, ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी फिर हम लोग 3 रो ले लेते हैं, और ये जो दूसरा लिक्विड है इसकी डेंसिटी हम रो ले लेते हैं। अगर मैं इसकी हाइट आपको बता दूं कैपिटल H है, तो आप मुझे ये वाली हाइट स्मॉल h बताइए कितनी होगी। स्मॉल h आप समझ गए ना, ये जो इंटरफेस है दोनों लिक्विड के बीच का,
वहां से इसके टॉप की हाइट है। सिंपल ही है। स्मॉल h आपको कैपिटल H की टर्म्स में बताना है। देखो बच्चों, एक तो हम जो सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रेशर सेम होता है, ये जो यूज करते हैं पास्कल्स लॉ, वो सेम लिक्विड के लिए होता है। ऐसा नहीं कर सकते यहां का प्रेशर इसके प्रेशर के इक्वल कर दें। आप सुन रहे हैं? सेम लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रेशर सेम होता है। तो बच्चों, जितना प्रेशर यहां होगा उतना इस लिक्विड के अंदर लेना, इसके अंदर। तो ये होगा P0 प्लस 3 रो GH, P0 प्लस 3 रो GH, क्योंकि डेंसिटी 3 रो है। यहां पर प्रेशर है, ये स्मॉल h है, और यहां पर प्रेशर कितना होगा? ऊपर से नीचे आओ, P0 प्लस रो G कैपिटल H, दोनों को इक्वल कर दो। P0 कर जाएगा स्मॉल h इज इक्वल टू h/3 आ जाएगा। तो बच्चों, आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंटिन्यू करेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल।